गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ बिजी के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जहाँ मैं लेकर के हाजिर हूँ अपनी निधि की विधियों को। सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट से आ जाइए, लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आशा करती हूँ आप एकदम सही होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े में अपने घर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल आने वाले त्योहार को लेकर के काफ़ी खुशनुमा माहौल होगा घर का, लेकिन पढ़ाई नहीं बिगड़नी चाहिए। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ नया है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सभी के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम। वो गिरिराज महाराज की जय, बिल्कुल गिरिराज महाराज की जय। और स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। लाइक और शेयर पहला काम देखो यही होना चाहिए, ओके। जैसे किसी घर पे जाके वेल बजाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे फटाफट क्या कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं, राम निवास है, तरुण खटीक है, लालचंद है, बनीता गुर्जर है, डीआर रॉक स्टार है, अरे वाह रॉक स्टार भी हैं बच्चे, शियाराम जी हैं, और मीनू शुक्ला है, बीरपाल है, चंद्र प्रकाश है, संतोष है, सचिन है, तरुण है, राकेश मेहरा है, राज है, और मीनू शुक्ला है, आशु जाट है, और बीरपाल जी हैं, सोनम डागुर भरतपुर से, बिल्कुल मेहरा भूतों की नगरी से हैं, और प्रवीण है, ज्योति शर्मा है, मनीष है। सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं बच्चों आज की क्लास को। देखते हैं क्या कुछ नया है। पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, मैं आज की क्लास में नया क्या है मैं वो बता दूं। आज मैं आईसीटी लेकर के आई हूँ, आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। फटाफट से आप देखो, आईसीटी है, L1 का बच्चा हो, L2 का बच्चा हो, सभी बच्चों के लिए आईसीटी बेहद जरूरी है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे किस पर आधारित है? आईसीटी पर आधारित है। तो इस क्लास का पहला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। और पहला प्रश्न देखते हैं तो क्या है, संप्रेषण का कार्य क्या है? संप्रेषण का कार्य क्या है? तो पहला है बच्चों, संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण करना, उपरयुक्त सभी। संप्रेषण देने का कार्य क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आंसर दें फटाफट से। पहले का आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? संप्रेषण का कार्य अभिप्रेरणा देना, सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना, या बच्चों उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। फटाफट से आंसर दें बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? लाइक और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, पहले का आंसर, बिल्कुल पहले का आंसर क्या होगा? बी होगा, सूचनाओं का क्या करना? आदान प्रदान करना। संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण से यानी कि हम अपनी बातों को सामने वाले के सामने पहुंचा सकें और सामने वाले की बातों को खुद ग्रहण कर सकें। वो किसके अंतर्गत आता है? संप्रेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का क्या कर रहे हो? आदान प्रदान कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? आदान प्रदान कर रहे हो। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाएगा बच्चों? संप्रेषण कहलाएगा। और आपका जो आईसीटी में सी है ना, सी है ना, सी यानी कि कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन ही बच्चों क्या है? संप्रेषण कहलाएगा, बातचीत जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि वाईफाई से क्या तात्पर्य है? आप मेट्रो में जा रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो आपने एक शब्द सुना होगा कि वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फैक्ट्री होती है, वायरलेस फिडेलिटी होती है, वेब फैक्ट्री होती है, वेब फिडेलिटी होती है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अपनी आम जिंदगी में ऐसे शब्दों का हम प्रयोग हर रोज करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें इनके मीनिंग भी नहीं पता होते हैं। तो बच्चे बताएं कि वाईफाई का मीनिंग क्या होगा? हाँ, गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप तो आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपने घर पर ही होंगे, ज़्यादातर बच्चे, लेकिन पढ़ाई को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 दिन घर पे हम घूम जाते हैं तो वो 4 दिन की पढ़ाई हमारी आगे की इफेक्टेड होती है। बिल्कुल बताएं बच्चों। यहाँ पर अरे डांस हो रखे हैं, तो क्या आंसर दे रहे हैं डांस वाले?
बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा एकदम सही कहा है, वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि इसमें तार नहीं होता है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वाईफाई कहलाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्दों से हमारा रोज काम पड़ता है। हम लाइब्रेरी जा रहे हो, हम मेट्रो जा रहे हो, अच्छे किसी रेल में सफर कर रहे हो, हर जगह आपको वाईफाई की, तो वो वायरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों, वायरलेस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा आईसीटी के प्रश्न है, किसी भी बच्चे की आज की जो क्लास है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि मैम कुछ लेके आओ आईसीटी आईसीटी आईसीटी। अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसे हम कहते हैं बच्चों आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा। मेरा नाम निधि शर्मा है और आप निधि की विधियां पढ़ रहे हैं और लाइक शेयर आपके बिल्कुल चलते रहने चाहिए। हाँ, 190 बच्चे लाइक कर रहे हैं, 450 देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, रोज रोज कहना पड़ता है आप लोगों से इस चीज के लिए। हाँ, धौलपुर से राम राम, बिल्कुल राम राम भाई, राम राम। आईसीटी किसके लिए है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता हो कि जनवरी में आपका सिलेबस है ना बदल के रखा था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपका जो सिलेबस है वो बदला था और सिलेबस में जो एक नया टॉपिक बढ़ाया गया था उस नए टॉपिक का नाम था आईसीटी। ये आईसीटी L1 के लिए भी है, L2 के लिए भी है, ये एसएस के लिए भी है, ये साइंस के लिए भी है, ये सारे बच्चों के लिए है। अगर आज आप ये आईसीटी मुझसे पूछ रहे हैं तो पता नहीं बेटा ये क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तो यूं ही समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। तो आईसीटी आपके टॉपिक में डाल रखा है, लास्ट यूनिट के रूप में डाल रखा है और ये बहुत जरूरी टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता रही हूं कि इस बार आईसीटी में से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, क्योंकि वर्तमान में कोरोना के आने के बाद में जितने की ऑनलाइन शिक्षण में जो तकनीक में एक परिवर्तन आया है, एक क्रांति आई है ना बेटा, वो पहले कभी नहीं आई थी। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी आंसर होगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, सूचना संप्रेषण में अभिप्रेरणा बढ़ाता है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, और इसमें संप्रेषण भी है, सूचना भी है और टेक्नोलॉजी भी है, यानी सारी की सारी चीजें। तो अभिप्रेरणा निष्पत्ति बढ़ाता है, यानी हमारे सीखने की गति है ना, उस सीखने की गति को भी बढ़ाता है। उच्च स्तरीय चिंतन यानी कि हाई लेवल की जो थिंकिंग है उसके लिए हमें प्रोत्साहित करता है। हम नए नए तरीके से, इनोवेशन तरीके से भी बच्चों यहाँ पर सीख सकते हैं और सीखते ही हैं, सीख सकते नहीं सीखते भी हैं। और यहाँ पर डी आ जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है एकदम से सही है और ये बात अपने बिल्कुल दिमाग में रखो, L1 का बच्चा हो उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। मेरे सारे बच्चों की मेरी तो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, मैम निधि की विधियां क्या होती हैं। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो और आपको यह नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगता है कुछ ऐसे प्रश्नों के आंसर ना दे तो ही बहुत बढ़िया है। तो ये L1 L2 सबके लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन पे, खाली जगह का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। तो DNS, फायरवॉल, एक्स्ट्रा नेट, फॉर स्ट्रेस क्या होगा बच्चों। नहीं, L1 का हो L2 का हो, सारे बच्चों के लिए है, सारे के सारे बच्चों के लिए उपयोगी है। L1 L2 सारे बच्चों के लिए। आप सिलेबस खोल करके देखिएगा, हिंदी में, संस्कृत में, एसएस में, मैथ्स में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बच्चों दे रखा है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपको बोल रही हूं बेटा जी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो थोड़ा सा शॉक्ड हूं कि आप आईसीटी टॉपिक को लेकर के अभी इतना नहीं पता कि आपके ये कहां कहां आएगा। और मैं आपको बता दूं,
मैंने पहले भी बता दिया कि आईसीटी ये ओनली फर्स्ट ग्रेड में आज तक आता था, पहली बार ये थर्ड ग्रेड में डाला गया है। और थर्ड ग्रेड में डालने का मतलब यही है भैया कि ये इतना प्रासंगिक है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, और ये जरूरी है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आंसर दें बच्चों, यहाँ पर ये फालतू की बातें छोड़ें, सिलेबस पे काम करना तो बेटा आप लोगों को करना चाहिए भाई, पेपर 26 को है। यहां पे बच्चों क्या आएगा, फायरबॉल। क्या आएगा, फायरबॉल। खाली जगह का प्रयोग नेटवर्क में बाह्य आक्रमण, जो हमारे नेटवर्कों पर बाह्य आक्रमण हो जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, ट्रैफिक आ जाता है, तो फायरवॉल के माध्यम से क्या करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फायरवॉल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या है, बिल्कुल ये कंप्यूटर से है। जब हम आईसीटी पढ़ते हैं तो लास्ट में टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर को ही पढ़ते हैं। के कटारा जी होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार आपका कमेंट आया तो टेक्निकल टीम से देकर के आपको बाहर दिखा दिया जाएगा। पढ़ने आए हो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ बेफालतू के कमेंट्स नहीं आने चाहिए, आप याद रखो। यहाँ पे पढ़ने की क्लास है, आईसीटी टॉपिक है तुम्हारा, और तुम बेफालतू की बातें लगे हुए हो यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, ऑप्टिकल संग्रहण यानी कि हमारा संग्रहण डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, हमारी फ्लैश मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क। बताएं बच्चों इसमें क्या आएगा, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सी है, यानी स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन सी है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है बच्चों, हमारी फ्लैश मेमोरी कार्ड होगा, यूएसबी ड्राइव होगा, जो वर्तमान में आप सारे के सारे काम करते हैं यहाँ से, डीवीडी इसके अंतर्गत आएगा, या हार्ड डिस्क इसके अंतर्गत आएगा। क्या बात है, सबके आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं, कोई 2 आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर दे रहा है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी है, फ्लैश मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है। बताएं बच्चों, अभी किसी का आंसर सही नहीं है, यहाँ पर किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। फटाफट से बताएं बच्चों, किसी का भी आंसर सही नहीं है। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डीवीडी। डीवीडी हमारे ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस में आता है, किस में आता है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस के अंतर्गत आता है। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो बच्चों स्टोरेज में हम देखते हैं तो रीड है, रोम है, ये हमें बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑप्टिकल के बारे में पूछा, तो ऑप्टिकल डिवाइस हमारा क्या है बच्चों, डीवीडी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। क्या है बच्चों, जानने समझने की प्रक्रिया है। तो परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, एंडरसन के द्वारा दी गई थी, लिंगस के द्वारा दी गई थी, एडगर डेल के द्वारा दी गई थी, स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ये बच्चों सारी की सारी हैं हमारी, L1 के लिए भी हैं, L2 के लिए भी हैं, SS के लिए भी हैं, ईवेस के लिए भी हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए भी हैं। आईसीटी टॉपिक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट बार बोल रही हूँ, अगली बार नहीं बोलूंगी, सारे बच्चों के लिए उपयोगी है ये। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचार तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये बात बच्चों किसने कही है, आईसीटी में। आईसीटी में एक नाम विशेष तरह से चलता है, तो वो एंडरसन है, लिंगस है, डेल है, या स्मिथ है। यहाँ पर मौखिक विधि का प्रयोग कौन सी विधि में किया जाता है, कौन सी विधि, सारी विधियों में मौखिक विधि का प्रयोग होता है। आप मुझे बताओ तो सही, नाम दीजिए। सारी विधियों में होता है कल्पना शर्मा जी। इसका जो आंसर है, बच्चे तुक्के मार मार के कर रहे हैं, तो तुक्के हमेशा जरूरी नहीं है सही जाएं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन होगा, एडगर डेल। एडगर डेल के बारे में आप पहले से जानते हो कि शिक्षण सहायक सामग्रियों पर सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो किसने किया है, एडगर डेल ने किया है। और एडगर डेल, जब हम शिक्षा तकनीक पढ़ते हैं तो अनुभव शंकु भी वहां पर पढ़ते हैं, और वो किसका दिया गया है बच्चों, एडगर डेल का दिया गया है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत कमाल का। तो इसका आंसर क्या होगा, एडगर डेल होगा। देखो पहली बार क्लास लग रही है आईसीटी की, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके गलत जाते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं, हताश होने की, परेशान होने की
कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर उस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, आज पहली क्लास में आपको शब्द नहीं आ रहे हैं, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि ओनली फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक दे रखा है और कभी भी नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल प्रणाम जी राठौर जी, बिल्कुल प्रणाम है। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा, पूर्व अधिगम। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के लाइक और शेयर मिलते रहने चाहिए, फटाफट से आंसर दें बच्चों। ऐसा कौन संप्रेषण के दौरान कौन सा मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? हमें साइकोलॉजिकल रूप से ऐसी कौन सी चीजें जो परेशान नहीं करती है? बाकी तो जानते हैं कि संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। हाँ, ये नॉर्मल सा प्रश्न था, पूर्व अधिगम। पहला जो अधिगम होता है वो कभी भी बाधा नहीं होता है। आपको पता है कि पूर्व ज्ञान हमेशा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। गलत प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बिल्कुल। जरूरत से अधिक चिंता, जरूरत से अधिक चिंता कहीं भी हो, अति किसी भी चीज की हो, हमारे गुरुजी कहते हैं अति किसी भी चीज की हो हमेशा बेकार होती है। और कहते हैं ना, आधे जल गगरी झलकत जाए, कहते हैं ना आधी हुई जो गगरी होती है वो हमेशा झलकती जाती है। ये अधूरा ज्ञान होता है ना, ये इस तरह से डुबाता है कि कभी सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा ज्ञान लो लेकिन पूरा लीजिए, अधूरा ज्ञान कभी मत लीजिए। तो 7वें में फोर्थ आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं है। कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? मृदुल उपागम, देखो कई बार क्या होता है कि कई बार हमारी हिंदी कमजोर होती है, तो कई जगह हमारी इंग्लिश कमजोर होती है। और ये जो होता है ना बच्चों, ये हमारा जो साइकोलॉजी और ये टॉपिक जो होते हैं इसमें हिंदी भी कमाल की आती है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मृदुल उपागम कौन से होते हैं। स्लाइड्स होते हैं, फिल्म पट्टियां होती हैं, मानचित्र होते हैं, चलचित्र होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है, नहीं शब्द पूछा है। तो बताएं बच्चों यहाँ पर मृदुल उपागम का हिस्सा कौन सा नहीं है? सिंह द्वार से नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भैया जी। 8वें भी बताएं बच्चों, स्लाइड्स नहीं है, फिल्म पट्टिकाएं नहीं है, चलचित्र नहीं है, या मानचित्र नहीं है। सॉफ्टवेयर, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में मैंने आपको कई बार भी बता दिया गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार पहले भी बता दिया गया है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्लाइड्स हैं, फिल्म पट्टिकाएं हैं, मानचित्र है, चलचित्र है यहाँ पर। बाकी के तो हैं, लेकिन एक मृदुल उपागम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है इसमें। और वो सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन सी नहीं है बताएं फटाफट से। मानचित्र तो है, मानचित्र ग्राफिक्स है, मॉडल मानचित्र है, ये सब आते हैं सॉफ्टवेयर में। ये आप कैसे आंसर सी दे रहे हैं लालचंद? कैसे आपने मानचित्र आंसर दे दिया मुझे बताओ? मानचित्र तो आता है, मानचित्र तो मृदुल उपागम में आता है, सॉफ्टवेयर में आता है, ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? सी तो बिल्कुल नहीं होगा, जबकि बहुत सारे बच्चों का आंसर सी ही आ रहा है। सी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, घबराइए मत। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बार ही हम लेके आए हैं टॉपिक, तो गलत हो रहा है तो जाने दीजिए, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए अच्छे से देने की। देखो फिल्म स्लाइड्स जो होती है ना, स्लाइड्स, ये स्लाइड्स और फिल्म पट्टिका की अगर हम इनको किससे जोड़ दें, अगर हम इसको जादुई लालटेन से जोड़ दें, एपिडाइस्कोप से जोड़ दें, तब तो हमारी ये किस में चली जाती है? प्रक्षेपित में। किस में चली जाती हैं बच्चों? ये प्रक्षेपित में। और जैसे ये प्रक्षेपित में जाती हैं तो तुरंत ही क्या बन जाती हैं? हार्डवेयर। लेकिन ये गई नहीं है, गई नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कहां पर सस्टेन कर रही हैं? कहां पर सस्टेन कर रही हैं? ये सॉफ्टवेयर में सस्टेन कर रही हैं। लेकिन यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? चलचित्र आएगा। क्या आएगा? चलचित्र आएगा। स्लाइड्स, फिल्म पट्टिका, मानचित्र, ये तीनों ही मृदुल उपागम के अंतर्गत आते हैं।
एक चलचित्र जो होता है वो किस में आता है बच्चों, हार्डवेयर में आता है, क्योंकि ये किससे चलने वाला है, ये विद्युत से चलने वाला यंत्र है। किसी पर्दे पर बड़ी चीज को क्या है, बड़ा करके इसमें दिखाया जाता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, डी आंसर होगा, चलचित्र इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, चलचित्र आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल अभी आंसर आपके सही आ रहे हैं, सही है। फटाफट से लाइक और शेयर करते चलिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बस धैर्य के साथ में पढ़ें बच्चों। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक, अनुदेशन जो शब्द है ना बच्चों, बिल्कुल पुस्तक प्रेमी नमस्ते बेटा। ये जो आवाज कम आ रही है बच्चों, आवाज कम आ रही है क्या, बताओ आवाज कम आ रही है क्या बेटा, फटाफट से बताएं, आवाज का बताएं, आवाज का बताएं बच्चों, आवाज आ रही है ना, आंसर दो बच्चों, आवाज आ रही है क्या, फटाफट से बोलो। हाँ जी, एक ऐसी अनुदेशन तकनीक, तो अनुदेशन के बारे में बच्चा, अनुदेशनी शिक्षण को या अनुदेशन कहते हैं, जिसके अंतर के विद्यार्थी और कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है, खाली जगह के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक निर्देशन, कंप्यूटर सहायक परामर्श। बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, यहां पर बताएं बच्चों, यहां पर क्या होगा, एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है, खाली जगह के प्रयोजन पूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, अंतःक्रिया चलती रहती है। ये अनुदेशन नाम आपने सुना होगा ना, कितनी बार बोलती रहती हूं मैं, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। एक बच्चों CAI आता है, जब आपने बीएड STC की होगी ना, तो एक क्वेश्चन आप जरूर CAI वाला याद करके ले गए होंगे कि जिससे काम सही से चल जाए। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं CAI। यहाँ पर जो आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होगा। क्या होगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्देशन अनुदेशन। कई बार तो क्या होता है कि बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है बेटा, तो यहां पर आंसर क्या होगा, 2 होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? पूजा गोयल जी बिल्कुल, राम राम, बीकानेर से ही। आप, आशा करती हूँ आप एकदम सही होंगी, बीकानेर में भी। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? पहला है सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, और शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन, रिकॉर्डिंग मशीन। बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा। बिल्कुल, नमस्ते नवीन जी, आंसर बताएं बच्चों, यहां पर आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताएं बच्चों। मीनू शुक्ला, हेल्प मी, क्या मदद चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बताओ आपको, फटाफट से बताएं क्या मदद चाहिए आपको। आंसर देते रहें, साथ में आंसर भी देते रहें, बिल्कुल आंसर देते रहें। बिल्कुल डी आएगा, रिकॉर्डिंग मशीन। कौन सा आएगा बच्चों, रिकॉर्डिंग मशीन। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? तो रिकॉर्डिंग मशीन नहीं आती, बल्कि सूचनात्मक होता है। बिल्कुल सूचनात्मक होता है। अनुरूपित यानी कि कॉपी करने वाला होता है। शैक्षिक गेम्स के रूप में, बिल्कुल आपको पता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जितने भी शैक्षिक खेल हैं वो इतनी के माध्यम से बनवाए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मशीन जैसा इसमें कोई टॉपिक नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा है और आने लायक प्रश्न है बहुत। मतलब यूँ तो क्वेश्चन तो देखो मैं सारे के सारे अच्छे लेके आती हूँ, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम भूल नहीं सकते, या ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा। कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है? पद नहीं पूछा है, नहीं।
अगर आपने प्रणाली उपागम कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ी होगी तब तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे पूछें, आप यहाँ पर बता दीजिए मुझे आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। मैं अगले दिन कहीं ना कहीं 5 या 10 मिनट का समय लेकर के वो समझा दूंगी, आपके चक्कर में सबको समझ में आ जाएगा। प्रणाली विशेषण है, प्रणाली प्रारूप एवं विकास है, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन है, प्रणाली परामर्श इसके अंतर्गत आएगा। बताएं बच्चों कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है? विश्लेषण नहीं है, प्रारूप एवं विकास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है या परामर्श नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, लाइक और शेयर करते चलिए साथ के साथ में। हाँ जी बिल्कुल, परामर्श इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? परामर्श। बिल्कुल, प्रणाली विशेषण होता है, प्रारूप और विकास होता है, और उसके बाद में क्या आता है? मूल्यांकन आता है। लेकिन परामर्श जैसा इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं आता है। प्रणाली हम जब प्रारूप पढ़ते हैं उसके अंतर्गत। अगला देखते हैं, कौन सा सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है, और अगर आपको इसका सूचना का पता है, इंफॉर्मेशन वाला है, तब तो आप इसका आंसर पकड़ पाओगे। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान कौन सा है? ऐसा कौन सा मॉडल है जो सूचनाएं देने में सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो सामूहिक अन्वेषण, सामाजिक प्रेक्षा प्रतिमान, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, और ये जेरिस पोटेंशियल प्रतिमान। क्या होगा बच्चों? 12वीं में बताओ। सूचना प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं दी जाएं। 12वीं का आंसर दें। सामूहिक अन्वेषण यानी खोज वाला है, या फिर प्रेक्षा यानी कि हमारा पूछने वाला है, और प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान जो डेविड आसुवेल के द्वारा दिया गया है, और एक है हमारा डी जेरिस पोटेंशियल या सूचना प्रक्रिया जिसमें सूचना दी जाए। ऐसा हमारा कौन सा मॉडल है? 12वीं का आंसर बच्चों सही आंसर दीजिए। 12वीं का आंसर क्या होगा? 12वें में आंसर यानी कि प्रेक्षा सुन रखा है तो आंसर प्रेक्षा दे रखे हैं, आता भी है या ऐसे ही दे रखे हैं? बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। क्या होगा? प्रगत यानी अग्रिम, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्रिम। इसे सोपा अग्रिम मॉडल भी कहते हैं। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? डेविड आसुबेल हैं। इसमें क्या होता था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या दी जाती थी? सूचना दी जाती थी। और इसमें पूरी तरह से कौन रहता था? शिक्षक ही पूरी तरह से क्या रहता था? सक्रिय रहता था। बच्चों के लिए इस विधि में कोई भी मॉडल में कोई स्थान नहीं था। तो सूचना प्रक्रिया, ओनली सूचना इसके अंदर देना होता था। और ये सबसे पहले आया था अग्रिम वाला सबसे पहले आया था। डेविड आसुबेल इसके कौन थे? इसके प्रवर्तक थे। और इसमें सूचनाएं दी जाती थी, व्याख्या करके बताया जाता था, लेकिन बच्चों को इसमें कोई भी जगह नहीं दी जाती थी। जब बच्चों को कोई जगह नहीं मिली ना, तो हमारे जो प्रेक्षा अनुभव है ना, प्रेक्षा अनुभव इसी के लिए आया था। प्रेक्षा अनुभव इसीलिए आया था कि भाई बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं चलता हूं। तो प्रेक्षा अनुभव के प्रतिपादक तो आपको मालूम ही है कि कौन है। तो आंसर बताओ, प्रेक्षा अनुभव आनुभाविक साक्ष्य के प्रतिपादक कौन है? और उसके बाद में बच्चों हमारे और भी कई सारे मॉडल आए। और आपको मैं बता दूं, ये मॉडल्स अभी तक फर्स्ट ग्रेड में ही पूछे जाते थे। पहली बार आप लोगों से थर्ड ग्रेड में ये पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन देखें। कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषताएं नहीं है? प्रेक्षा अनुभव की बात कर रहे हैं पुस्तक प्रेमी। प्रेक्षा अनुभव क्या होता है बच्चों? जो प्रेक्षा अनुभव होता है वो हमारे संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा बल देता है। इसमें बच्चे को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है। और बच्चे इतने सारे क्वेश्चन, अभी तो नाम क्या पढ़ा उसका? इंक्वायरी। क्या पढ़ा? इंक्वायरी इसका नाम पढ़ा था। ठीक है, यहां पर देखिए, कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है? सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है। पहला, शिक्षार्थियों को सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान कराना, पहला। दूसरा, शिक्षार्थियों की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना।
तीसरा, शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना। फोर्थ, समस्या समाधान, प्रत्यय, उद्दीपन, परिवेश आदि का व्यवस्थित संगठन करके शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। तो बताएं बच्चों, सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता कौन सी नहीं है? ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? फटाफट से बताएं बच्चों। यहां पर सोनम डागुर, क्या नहीं पता है? पता है बच्चों इसमें क्या होगा? 13वें का आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं? फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, क्या दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ईशू जी, बिल्कुल सेम टू यू डियर, सेम टू यू। 13वें में सी आंसर क्यों दे रहे हैं? बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा? सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है, समस्या समाधान, प्रत्यय, उद्दीपन, परिवेश आदि का व्यवस्थित संगठन करके शैक्षणिक वातावरण का क्या करना? निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये आंसर तो सारे बच्चे दे देंगे। अगला प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी लोग दे देंगे। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बाबेज, रोजेनबर्ग। ये तो मुझे लगता है कि जब RSCIT का कोर्स करने गए होंगे ना, तभी भी सीख लिया होगा। ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लेकिन बच्चे ना के बराबर हैं। तो मुझे लगता है शायद ऑनलाइन शिक्षा का यही एक प्रभाव है कि बच्चों को ना हमेशा वही चीज़ें चाहिए जो सरल सरल हो। अगर सरल से थोड़ी भी टफ चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों वो उसको इग्नोर करते हैं। ICT टॉपिक आपके लिए मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस का इंक्लूड यहाँ पर करके लाई हूँ, लेकिन इतने बच्चे नहीं दिख रहे हैं जितने होने यहाँ पर चाहिए थे ICT टॉपिक के होने के बावजूद भी। ठीक है, तो बताएं कंप्यूटर के जनक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं कि कंप्यूटर के जो जनक है वो कौन से हैं? चार्ल्स बाबेज इनके जनक हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मायने क्या रखता है? बहुत ज्यादा धोखा दिया है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमारे 2016 की जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था और पता नहीं कैसे करके RPC ने इसका आंसर गलत मान लिया था, लेकिन आप इसका आंसर दें। कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, निम्न में से कोई नहीं। हाँ जी निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाइक और शेयर करते चलिए। हाँ बताएं बिल्कुल, कंप्यूटर वायरस कौन सा है? कंप्यूटर में जो खलबली पैदा कर देता है वो कौन है भैया? यहाँ पर बताएं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैकअप है। बताएं बच्चों यहाँ पर कौन सा सी दे रहा है भाई? 15वें का आंसर मैं तो जिंदगी में ना भूलूं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया ना, पहले फर्स्ट ग्रेड में ICT आता है, ICT इससे पहले कभी नहीं आया। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर कंप्यूटर वायरस है वो उसका आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर ही है और सॉफ्टवेयर ही होगा और 101% सॉफ्टवेयर होगा। हो सकता है कि बच्चा आप किसी गाइड को पढ़ रहे हो और वहां पर आंसर ना, मतलब हो सकता है डिलीट में गया था ये क्वेश्चन, पहले तो इसका आंसर ही गलत माना था फिर इसको डिलीट कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सॉफ्टवेयर ही इसका आंसर होगा। और मेरी तो जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं तो पूछो ही मत, भूलू नहीं कभी मैं इस क्वेश्चन को। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, पक्का पक्का आपको मिलेगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलेगा आउटपुट। आपको पता है कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस में आपकी कौन सी आ जाती है? कीबोर्ड आ जाता है, कीबोर्ड जो मेरे सामने अभी रखा हुआ है। माउस आ जाता है, बिल्कुल माउस भी मेरे सामने रखा हुआ है। स्कैनर, स्कैन करने वाला होता है जो फोटो करवाते ना, रीट का फॉर्म भरने गए थे। या फिर मॉनिटर, वो भी मेरे सामने दिख रहा है मुझे, मॉनिटर भी। अरे भाई इसका भी आंसर स्कैनर दे रहा है कोई। यार बच्चे आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ICT है,
पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार तो देखो गलत होते हैं, हमने भी आईसीटी जब पहली बार फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी थी तब हमको भी ऐसे दिक्कतें आई थी। बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, मॉनिटर। ये तीनों के तीनों ही बच्चों आपके किस में आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, मॉनिटर ही है। कीबोर्ड आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड में हमारे क्या होती हैं, कीज होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जो कंप्यूटर पर शो होता है। माउस के बारे में आप जानते हैं, ऑप्टिकल माउस आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ऑप्टिकल माउस। और स्कैनर जो आप लोग स्कैन करा के आते हो, अपने सिग्नेचर, अपने फोटो जो स्कैन करा के आते हो, तो ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, इनपुट हैं। लेकिन मॉनिटर कैसा है बच्चों, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग्वा फोन उदाहरण है, लिंग्वा फोन उदाहरण किसका है, श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का। एक मिनट, कौन सा है, इतने सारे, यही है 13वां। कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है, सूचना स्रोत की जो इंफॉर्मेशन आती है ना उसके लिए कौन सी विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों को सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान कराना, बिल्कुल है ये। शिक्षार्थियों की सामान्य बौद्धिक, और छोटा करने दो, कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है, तो नहीं में पहली है, हाँ बिल्कुल है, पहली तो बिल्कुल है। शिक्षार्थियों को सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, बिल्कुल बौद्धिक क्षमताओं का है ही है। शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का क्या करना, विकास करना। और समस्या समाधान, प्रत्यय, उद्दीपन, परिवेश आदि की व्यवस्थित संगठन करके शैक्षणिक वातावरण का क्या करना, निर्माण करना। ये बच्चों सूचना प्रक्रिया की बात कर रहा है। सूचना, इसमें ये सामाजिक क्यों आया है, सूचना के अंदर कम्युनिकेशन आती है, लेकिन समस्या समाधान, प्रत्यय, उद्दीपन, परिवेश आदि का व्यवस्थित संगठन करके शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। सूचना प्रक्रिया स्रोत में ये नहीं होता है। जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना उसमें ये सारी चीजें नहीं आती हैं। शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना। कौन से क्वेश्चन पे थे, लिंग्वा फोन उदाहरण किसका है, लिंग्वा फोन उदाहरण, लिंग्वा फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, क्रिया प्रधान का। 17वें का आंसर दें बच्चों, 17वें का आंसर क्या होगा फटाफट से, 17वें में आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दें प्यारे बच्चों। लिंग्वा फोन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये लिंग्वा फोन कैसी सामग्री है, ये श्रव्य के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, श्रव्य के अंतर्गत आती है। श्रव्य के साथ में एक चीज और याद रखना, इसके साथ में ये शब्द और जोड़कर चलना, ये हार्डवेयर भी है और एकल इंद्रिय भी है। ये साथ में कैसी है, एकल इंद्रिय है, एकल इंद्रिय है, हार्डवेयर है, श्रव्य सामग्री है। ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं। हमें एक एक चीज मालूम होनी चाहिए, ज्यादा ही अक्षय मालूम होना चाहिए। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये आपने RCIT जब किया होगा ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो बताएं बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं, CPU को कहते हैं, ALU को कहते हैं और कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है इसका आंसर, तो सबको मालूम है। लेकिन कई बार यूं सोचते हैं पता नहीं एक जैसे मिल जाते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वरना सबको पता है कि CPU क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। जैसे एक इंसान को चलाने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कंप्यूटर को सही रूप से चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें CPU की आवश्यकता होती है। जिन्होंने भी हमारा सिलेबस कोर्स ले रखा है, मैंने वहां पर ICT बहुत शानदार तरीके से समझा रखी है। लालचंद अगर आपने पढ़ी हो तो। अगला क्वेश्चन है, ICT से अभिप्राय क्या है। एक क्वेश्चन तो हो सकता है बच्चों आपको यही मिले, ICT क्या है, ICT क्या है।
ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन तो मैं साफ साफ कह रही हूँ कि हो सकता है आपसे यही पूछा जाए कि भैया आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, वो बता दीजिए। और ये तो मुझे लगता है सारे बच्चे बता देंगे और सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और यहाँ पर भी ए आंसर किसका आ रहा है? ये ए आंसर कौन दे रहा है यहाँ पर भी? अगर यहां पर भी ए आंसर दे रहे हो बच्चों, ये आंसर कैसे दे रहे हो 19वें में? 19वें में आपको पता है कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ आईसीटी क्या होता है? मैं तो कितनी बार खुद ही बोल चुकी हूँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में भी आप बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए, अब भी ए आंसर आ रहा है, अब भी ए आंसर आ रहा है, अब भी ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसे थोड़ी ना होता है प्यारे बच्चों, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन माने होती है भैया सूचना, कम्युनिकेशन माने होता है संप्रेषण, और टेक्नोलॉजी माने होती है प्रौद्योगिकी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 आंसर होगा। ये पहला आंसर पता नहीं बच्चे कैसे दे रहे थे, एक बार पढ़ तो लिया करो। ये इंफॉर्मेशन है, ये इंटरनेशनल है, ऐसे कहाँ भग करके जा रहे हो? कहाँ भग के जा रहे हो? राखी कल है, कल मिलेगा, जो भी मिलेगा ना वो मीठा वीठा, जो भी आपके घेवर वेवर जो भी आया है ना वो कल मिलेगा। अभी क्या टेंशन ले रहे हो अभी से? ठीक है, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो बच्चे लोग। 20। हाँ, ये क्वेश्चन तो शायद बच्चों ने खूब ही पढ़ रखा होगा। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्द www का अर्थ क्या होता है? www का अर्थ क्या होता है? पहला है भैया जी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग होता है, वर्ल्ड वाइड वर्किंग होता है, वर्ल्ड वाइड वेव होता है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड होता है। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 20वें का आंसर तो सभी दे देंगे, मुझे मालूम है अच्छे से। 20वें का आंसर तो सभी बच्चे दे देंगे यहाँ पर। तो दे क्या रहे हैं? फटाफट से दे दो भाई। आज सारे बच्चे घर पहुंच गए हैं, इसीलिए आज फोन वोन से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। बुआ जी आई हुई हैं, चाची नहीं बुआ जी आई हुई हैं, बहन आई हुई हैं, कुछ लोग अपने मायके गई हुई हैं महिलाएं, तो कुछ महिलाओं की ननद आई हुई, तो वो उस काम में बिजी होंगी। आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि आज मोस्टली बच्चे इधर उधर कहीं ना कहीं बिजी होंगे। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेव होगा। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेव। ये जो WW आता है ना, कि WWW आता है W, ठीक है, तो वो उसका मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव आता है। और ये किसी भी फाइल को खोजने के लिए हम ये कुंजी काम में लेते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। उपग्रह आधारित सूचना, वो आधारित शब्द है, कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दो तरफा। अच्छा, चाची भी आई हुई हैं। हाँ, चाची क्यों नहीं आएंगी? वो कुछ चाचियां ऐसे ना, वो बाहर रहती हैं ना, वो चाचा जी के साथ में जॉब करती हैं, तो वो तो आएंगी ना भाई। हाँ, चाची लोग भी आ जाते हैं। दो तरफा कौन सी प्रक्रिया होती है? आप लोग बहुत करते हो आजकल ये दो तरफा दो तरफा। हाँ बताओ, ये ईमेल द्वारा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, CD रोम। इसका आंसर है जीवन में, अरे हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आपकी जिंदगी में होता रहता है, दो तरफा कम्युनिकेशन होता रहता है ना। वो तुम लोग आजकल BC करते रहते हो, तो बताओ दो तरफा क्या होता है? बिल्कुल दो तरफा क्या होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। उपग्रह आधारित, क्या बच्चों? उपग्रह आधारित सूचना तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतःक्रिया। भाई अंतःक्रिया के लिए बच्चों हमेशा याद रखो, अंतःक्रिया जब तक नहीं होगी, जब तक दो लोग नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, तब तक अंतःक्रिया नहीं होती है। और दो तरफा जो करवाएगी वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करवाएगी। और तुम लोग जो सुबह शाम वीडियो कॉल करते रहते हैं ना, बाबू सोना, ये वही वाली है, वही वाली अंतःक्रिया है। और अंतःक्रिया वही होती है जब आप आमने सामने जब बैठते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन है 22। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषता क्या है? मैं तो मेरे घर गई नहीं। हाँ, तुम देख लो यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषता क्या है? परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, उपर्युक्त सभी। क्या होगा बताएं बच्चों यहाँ पर? पता नहीं, एक बच्चे ने मुझे वो बहन बनाने का प्रस्ताव दिया था, वो लड़का जन कहाँ गया? वही आ जाए तो बढ़िया है कल।
फटाफट से बताएं बच्चों यहाँ पे क्या आंसर होगा। बिल्कुल इसका आंसर तो सब लोगों डी 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 सबके डी आंसर आ रहे हैं। मतलब ये एक बात तो ना मेरे को है ना खूब है ना रियलाइज हो गई, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है ना जितना आप है ना नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलोगे स्टूडेंट्स आर हैप्पी, और थोड़ा भी क्वेश्चन जहाँ टफ कर दिया, थोड़ी टफ चीजें ले आए ना, ये तो कभी आता ही नहीं है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो अब पढ़ ले भाई रे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। परिशुद्धता बिल्कुल भाई साहब शुद्ध आंसर, शुद्ध आंकड़े आता है, जो भी आता है बिल्कुल शुद्ध शुद्ध आता है। बहुउपयोगी मल्टीपर्पज है, कुछ ही कर लो इसमें भाई साहब आप, कुछ भी तो क्या, जो काम की चीजें वही कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल ठीक है, और आगे चलते हैं। बिल्कुल डी आंसर आएगा, डी उपरोक्त सभी। ज्यादा पहुंच गए क्या? तेईसवा क्वेश्चन 2 पेपर में पहले आ चुका है। हाँ, CLAS क्लास प्रोजेक्ट, और इसको कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ये आजकल चल रहा है, विद्यालयों में चल रहा है। विद्यालयों में कई सारी हमारी बहुत सारी वहाँ पे समितियाँ चल रही हैं कंप्यूटर को लेकर के। उसमें से CLAS भी है बच्चों, किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अगर कोई भी ढंग का पेपर बनाने वाला हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हमने खुद ने इस क्वेश्चन को फेस किया है एक बार ही। तो बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये SIIRT होगा या NCERT होगा या NCERT होगा या फिर NCTE होगा। बताएं बच्चों यहाँ NCT होगा या NCERT होगा या SCERT होगा या SIIRT होगा। बताएं बच्चों क्या होगा यहाँ पर, सर्ट होगा, NCERT होगा, NCET होगा यहाँ पर। बताएं बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है 2016, 17, 18 में जितने भी बच्चों ने कुछ इस अच्छे वाले पेपर दिए होंगे, डेफिनेटली वहां पर ये आंसर आपको आया होगा, क्योंकि ये गजब का प्रोजेक्ट था विद्यालयों को लेकर के। बिल्कुल ये जो चलाया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों, NCERT के द्वारा चलाया गया था। NCERT हमारे लिए काम करती है, राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करती है, और NCERT का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया था, कहां पर चलाया था, स्कूलों में, जहां पर क्या है कंप्यूटर को लेकर के ज्ञान देने के लिए ये टॉपिक, ये प्रोजेक्ट वहां पर चलाया गया था। एनसीटी के लिए याद रखना, जो आपकी BEd STC कराता है ना, ये NCT कराता है। NCT पढ़ाने के उन पर बल देता है। NCERT ने हमें बहुत सारी चीजें पाठ्यक्रम दिया है, बहुत सारी चीजों पर यहाँ हमें बल दिया है। और ये तो आपको पता है, ये राजस्थान में जो यहाँ पर काम करता है ना राष्ट्रीय लेवल पे NCERT, ऐसे राजस्थान में काम करता है RSCIT। पहले SIRT था, शर्ट था, लेकिन अब R लगा दिया। ठीक है, और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में हुई थी। ठीक है बच्चों, उदयपुर में है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 देखते हैं। पहले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें शिक्षण है जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। सुभाष लायर, डायलॉग वाली हो आप तो क्या करें भाई साहब, शांत रहें क्या, यहाँ पे बता दो तुम, इतना कह दिया तो कुछ और भी बोल दो यहाँ पे। क्रियाकलाप, सहायक सामग्री, सरल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सुभाष जी आप जा सकते हैं क्लास छोड़ करके, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें अपनी बकवास आप ना सुनाएं। फटाफट से बताएं बच्चों यहाँ पर क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों यहाँ पर 24 में। बिल्कुल कौन सी ऐसी तकनीक के आधारित शिक्षण नहीं है, तो वो है हमारा क्रियाकलाप सहायक सामग्री, यानी कि जिनमें एक्टिव होकर के काम में किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी पर क्रियाकलाप, जहां पर खुद प्रगतिशील होकर के कार्य किया जाए, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। हार्डवेयर बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर, हार्डवेयर भी टेक्नोलॉजी पर है, और सॉफ्टवेयर
इसमें भी किसका प्रयोग किया था, तकनीक का प्रयोग किया था। लेकिन जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं जैसे प्रोजेक्ट है, समस्या समाधान है, पर्यवेक्षित है, दल शिक्षण है, ये सब हमारे कैसे हैं, ये क्रियाकलाप आधारित हमारे क्या हैं, इनमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 24 हो गया, 25 ये हटाओ, ये क्वेश्चन डिलीट ही हुआ था। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, क्या है बताएं बच्चों, यहाँ पर क्या है। प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, आंतरिक तकनीक प्रक्रिया है। तो जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है हमारी, ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या है बच्चों, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, प्रभावशाली, वेरी इफेक्टिव। और अगला है हमारा प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया है, या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या आंतरिक तकनीक की प्रक्रिया है। बताएं बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या है। 26 में आंसर क्या होगा, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया यानी जो आंकड़े आते हैं ना, उन आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, या फिर सूचना, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। अब यहां पर आप डिसाइड कर लो कि ए और बी में से क्या होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया ये तो है ही नहीं है, आंतरिक तकनीक की प्रक्रिया, आंतरिक तकनीक की प्रक्रिया पहले और दूसरे में से देखो, प्रभावशाली सूचना की है या प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। तो 26वें का आंसर क्या आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं। पहला है हमारा सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं की प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पहला है बच्चों हमारा सूचनाओं का संग्रह, और अगला है हमारा सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं की प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं के बारे में संप्रेषण करना, प्रोसेसिंग करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ 27 में क्या होगा बच्चों, डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, सूचनाओं का संग्रह करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, फिर संप्रेषण करते हैं, क्योंकि इसमें संचार चलता है। ठीक है, और जो संचार होता है वो शाब्दिक अशाब्दिक प्रकार से हम कर सकते हैं संकेत, फिर उसकी प्रोसेसिंग चलती है, सूचनाओं को भेजते हैं। तो ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों पड़ी। अरे मैं कितनी बार कहूँ भाई, L1 का बच्चा हो, L2 का बच्चा हो, सभी बच्चों के लिए आईसीटी दे रखा है। अपना सिलेबस जाके देखिए, ईवीएस वाले टॉपिक में दे रखी है आईसीटी, वहाँ एसएस में देखो आईसीटी दे रखी है, वहाँ अगर तुम साइंस और मैथ वाले पोर्शन में जाओगे ना तो वहाँ दे रखी है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी हमको। शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, उपर्युक्त सभी। 28 में बताएं बच्चों, 28वें का बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं। बिल्कुल 28वें का आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा।
शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, अध्ययन अध्यापन हेतु प्रभावशाली इफेक्टिव रूप से चले, कंप्यूटर आ जाता है, इसमें आपके कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आ जाता है, सारी चीजें आती हैं। इसमें प्रेरणा दी जाती है बच्चों को। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसमें डी आंसर होगा 29। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग हैं, CAI के क्या उपयोग हैं। पहला, यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्राप्ति का स्रोत है। सूचनाएं छात्रों के लिए। अंतःक्रिया ट्रोटाइल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जा सकती है। ट्रोटाइल मेथड बहुत उपयोगी मेथड होता है, ट्रोटाइल मेथड भी आता है बच्चों। और एक विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जिसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना, या सभी के सभी आएगा। ट्रोटाइल मेथड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अंतःक्रिया ट्रोटाइल मेथड के उपागम में सफलता के लिए काम करते हैं। इसको क्या होगा बच्चों यहाँ पर, हाँ 29 में भी डी आंसर होगा बिल्कुल। यह शिक्षक एवं छात्र के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्राप्ति का स्रोत होता है। अंतःक्रिया ट्रोटाइल उपागम के माध्यम से छात्रों में सफलता के शिक्षा दी जा सकती है और विद्यालय की प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि प्रमाण पत्र बनाना, वो सारी की सारी चीजें बनाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। मुख्यतया शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंधन उपकरण हेतु, उपयुक्त सभी आएगा। 30। शैक्षिक कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताएं बच्चों। शोध उपकरण हेतु यानी कि रिसर्च जो हमारा चलता है, शिक्षण अधिगम हेतु अच्छे से हम बच्चों को शिक्षण अधिगम करा सकें, या फिर प्रबंधन उपकरण हेतु अच्छे से हम प्रबंधन करा सकें, और या फिर हमारा डी है उपरोक्त सभी। क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर, डी आंसर। शोध के लिए काम आता है, शिक्षण अधिगम के लिए भी आता है, प्रबंधन के लिए आपको पता है विद्यालय प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसको चलाने के लिए आपको पता है सारे जितने टीचर्स के नाम है, सारे आपके कालांश कौन से लगने हैं, कैसे कैसे लगने हैं, ये सारी की सारी चीज करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। 31, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है, ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। बताएं बच्चों क्या आएगा, सूचना एवं संचार यानी ICT में क्या क्या शामिल हो जाता है। ऑनलाइन सीखना, अभी जो आप सीख रहे हो वो ऑनलाइन है। वेब बेस्ड सीखना, आप कोई भी आपने वीडियो चला रखा है उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं। एजुसेट जो हमारे उपग्रह हैं एजुकेशन से लेकर के उनके माध्यम से सीखना, या सभी के सभी। बिल्कुल 31 में भी डी आंसर आएगा। इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, डी आंसर होगा। ये सारे के सारे काम है सूचना संचार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, पहला, वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं के संधारण की गति को बढ़ा देता है। इंटरनेट वायरस को फैलाने नहीं देता है। वायरस सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है और वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा होगा तब तो आप इसका आंसर दे दोगे, अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हाँ क्या होगा बच्चों यहाँ पर, बिल्कुल वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो वायरस होता है ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तो 32 में क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा।
ईमेल भेजने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपको पता है आप लोगों को ये सारी ईमेल वगैरह भेजना, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल पहले, सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। और मैं आज बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख गई क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने का ईमेल पता होना चाहिए, या सभी के सभी चीज़ें होनी चाहिए? आप कब ईमेल भेज पाओगे? बताओ मुझे, कब भेज पाओगे? आपके पास टेलीफोन होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए आपके पास में, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई रे। मेल प्राप्त करने वाले का एड्रेस होना चाहिए, जहां आप मेल कर रहे हैं वहां पे आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तब तो आप मेल भेज सकते हैं, अदरवाइज आप मेल नहीं भेज पाएंगे। आईसीटी से आशय क्या है? आईसीटी से आशय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक, भारतीय तकनीक आयोग, सूचना संप्रेषण तकनीक, संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान। एक ही शब्द है और कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही शब्द में से, देख सकते हैं यहाँ पर। शैलेंद्र आ गया, बहुत कम बच्चे हैं आज, लगता है कि आज पूरा के पूरे घर पे आनंद ही ले रहे हैं, जबकि हाँ, आपकी ईमेल आईडी बताओ। सही है रे, सही है रे, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहाँ पर फोकस किया है, आंसर नहीं दिया, लेकिन ईमेल आईडी पूछनी है इसको मेरी। हाँ, यहाँ पर जो आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। क्या होगा? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक होगा। मतलब 26 तारीख की चिंता नहीं है इसे, मेरी ईमेल आईडी की चिंता है इसको। सामने लाइव आती हूँ वो तो तेरे को नहीं दिख रहा है ना। आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्तों की व्याख्या में, सूचनाओं के एकत्रीकरण में, सभी के सभी में। शोभा जी बिल्कुल स्वागत है, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ मेरे भाई बहन भी लगते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं तो उनको तो मैं कैसे ही बोल दूं, लेकिन सभी के लिए कल का दिन आपके भाई बहन के रिश्ते हमेशा सही रहें, बढ़िया बने रहें, और जो एक छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं वो चलती रहें भाई बहन के अंतर्गत। बिल्कुल यहाँ आंसर दीजिए, एंजॉय कीजिएगा कल का दिन, तो आराम से फ्रेश होकर के कल फ्रेश रहिएगा, फिर आगे जब काम करोगे तो वो सही से काम चलेगा। बिल्कुल इसका आंसर डी ही होगा। देखो आईसीटी में पहले हम जो आंकड़े होते हैं उनको विश्लेषित करते हैं बच्चों, फिर उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं, और फिर बच्चों क्या करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसके अंतर्गत आता है बच्चों? ये उपरोक्त सभी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में कंप्यूटर के भाग हैं खाली जगह के सिवाय। सारे भाग हैं लेकिन एक भाग नहीं है, सीपीयू नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, स्कैनर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। यहाँ पर बताएं बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर के भाग हैं लेकिन एक नहीं, और एक कौन सा नहीं है वो बता दो मुझे फटाफट से। मेरा भी नाम लो, अश्विनी शर्मा। अश्विनी एक आशु, अश्विनी कौन था? अश्विनी था एक, नाम याद नहीं आ रहा, अश्विनी कौन है? हाँ 36 का आंसर दो, ये तो नॉर्मल आंसर है, सारे के सारे दे देंगे। बिल्कुल स्कैनर कंप्यूटर का क्या नहीं है बच्चों? भाग नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल सीपीयू, इसको तो मस्तिष्क दिमाग देते हैं। कीबोर्ड के बारे में आपको पता ही है, और मॉनिटर तो है ही है, लेकिन स्कैनर क्या नहीं है बच्चों? इसका भाग नहीं है। हम आपका नाम नहीं लेते, ऐसा कौन सा है जिसका हम नाम नहीं लेते? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम नाम नहीं लेते हैं, हम सबका नाम लेते हैं, जिसका भी नाम पता चल जाए बस। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शोध उपकरण में, शिक्षण अधिगम में, प्रबंधन उपकरण में। ये तो अभी के अभी आया था, बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अभी के अभी आया था शिक्षा में कंप्यूटर वाला, ये सब करने के लिए आता, बस शब्दों के हेर फेर होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? कौन सी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है। एक भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि मैडम आप तो लाल मिर्ची की तरह जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो भैया मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने ये हमेशा सिखाया है, इज्जत दीजिए और इज्जत पक्का मिलेगी आपको। जब मैं आपसे इतने अच्छे से बातें करती हूँ, मैं जब अच्छे से यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, तो ये बेफालतू की बातें क्यों हो रखी हैं? हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, सोशल एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसका मतलब अब ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे सड़क से उठ करके नहीं आ गए। आप कैसे बोल सकते हो ऐसा कुछ भी? ये सोचने वाली बात है ना। ये तो शुक्र मनाओ कि यहाँ ऑफलाइन नहीं है। आप लोग ऑफलाइन में बैठो ना तो आपको चीज़ें मालूम चल जाती हैं। आप वहाँ पर ऐसे देखते हैं कि मैं कैसे कैसे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर बैठूँ। तो सोचने वाली बात है। आप बीएड एसटीसी बच्चे करके आए हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, फिर भी आप लोगों को कोई मतलब तमीज़ ही नहीं है। तो ये क्या तरीका है भाई साहब? आप बेफालतू में आप मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है। और मैं एक बार हमेशा एक चीज़ जानती हूँ, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी फीमेल महिला पढ़ा रही हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। और ये कुछ भी नहीं होता, ये बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे नोन ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। बताओ बच्चों यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। इसमें प्रणाली उपागम का जो भाग नहीं है वो हार्डवेयर भी नहीं है और सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, कुछ तो शिक्षकों के बारे में गुण लेके आइए भाई, ठीक है। सोचने वाली बातें होती हैं। ये तो ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन हो ना तो आपको पता लग जाए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से क्या तात्पर्य है? तकनीक से क्या तात्पर्य है? पहला है केवल सूचना संप्रेषित करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, सूचना एकत्रित करना, ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल हिंडौन की शेरनी आशीर्वाद है बेटा। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर बताएं बच्चों यहाँ पे क्या होगा? सूचना संप्रेषण तकनीक से क्या तात्पर्य है? केवल सूचना संप्रेषित करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, या फिर सूचना एकत्रित करना, या फिर ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। बताएं बच्चों क्या हो जाएगा? मेरा नाम लो सचिन जी। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर होगा। सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग करना। क्या करना? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनका क्या करना? प्रयोग करना, किसके अंतर्गत आता है? सचिन जी मैंने आपका नाम ले लिया। 40 है, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है। वर्तमान में जो नाम है मैं बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पर देख लीजिए आप। रुद्र प्रताप जी आप बेफालतू में यहाँ पर इतना बड़ा कमेंट कर रहे हैं, बेफालतू में। अगर आप ये जानते हैं कि अगर मैं आपसे जानकारी निकाल लूंगी तो आप बिल्कुल गलत है। बेफालतू की चीज़ें यहाँ पर मत कीजिए, आप यहाँ पर बल दीजिए तो ज़्यादा रहेगा। अगर आप खुद रीड की तैयारी करें, आप सोच रहे हैं कि कोई भी नाम लेकर के आपका प्रति मेरा कुछ ज़्यादा विशेष आकर्षण हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेरे लिए यहाँ सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं और जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगली बार का कमेंट नहीं आना चाहिए, मैं अदरवाइज आपको ब्लॉक करवा दूंगी, ये आप याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया? अलेक्जेंडर जे.एस. रॉस ने कहा, ब्राइमर ने कहा, के मैककिनोर ने कहा। बच्चों यहाँ पर बताओ। अनिल नोगाया से है क्या रे छोरे? यहाँ पे बताएं बच्चों, यहाँ पर ब्राइमर आएगा। शैक्षिक तकनीक का वर्तमान में प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों? लूम्सडेन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो ब्राइमर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। शिक्षा तकनीक का आविर्भाव जिनसे हुआ था? शिक्षा तकनीक का आविर्भाव जिससे हुआ था, बताएं बच्चों। गणित और भौतिकी, भौतिकी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और शिक्षा, शिक्षा और भौतिकी। ये प्रश्न
काफी कमाल का और एक इनोवेटिव प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले कहाँ पर आया था और शिक्षा तकनीक का जो आविर्भाव है वो कौन सी विषयों के लिए सबसे पहले हुआ था। बिल्कुल उम्सडेन थे वो। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, गणित और भौतिकी, गणित और फिजिक्स के लिए सबसे पहले शिक्षा तकनीक जो आई थी वो कौन सी विषय के लिए आई थी, वो आई थी गणित और भौतिकी विषय के लिए आई थी। जो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, शिक्षा में जो तकनीक है वो गणित और किसके लिए आई थी, भौतिकी। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे यहाँ पर क्या है वो इंजीनियरिंग पे ले जाते हैं, इंजीनियरिंग पे ले जाते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या लिया था, इंक्लूड किया था कि बच्चों के दिमाग में जो एक भ्रम पला हुआ है उसको निकाला जा सके। ये गणित और भौतिकी के लिए हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। शैक्षिक तकनीक में अदा यानी इनपुट सामान्य कौन देता है, कौन देता है, शिक्षक देता है, विद्यार्थी देता है, कंप्यूटर देता है, टेलीविजन देता है। बताएं बच्चों, यहां पर बताएं। ये एक अदा यानी इनपुट, इनपुट कौन होता है सामान्यतः, कौन देता है इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। बताएं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, कंप्यूटर होगा, टेलीविजन होगा। फटाफट से आंसर बताएं बच्चों, लाइक और शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल लाइक और शेयर आपके भी रुकने नहीं चाहिए। बताएं बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा। शैक्षिक तकनीक में देखो, एक होता है अदा, एक होता है भैया मेरे इनपुट, एक होता है हमारे आउटपुट और एक होता है हमारे प्रोसेसिंग। तो जो इनपुट है ना, इनपुट वो कौन देता है, इनपुट हमेशा भैया मेरे कौन देगा, ये शिक्षक देगा। इनपुट यानी बच्चों को ये देगा और फिर विद्यार्थियों से क्या निकल के आएंगे, उसके आउटपुट निकल के आएंगे। लेकिन बीच में कौन काम करेगी, प्रोसेसिंग बीच में काम करेगी। तो यहाँ पर शिक्षक इनपुट होता है, विद्यार्थी आउटपुट होता है और पाठ्यक्रम जो होता है, जो प्रोसेसिंग चलती है वो इस पर ही हमारी कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन था। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है यानी कि हमारे CAI, कौन सा कथन गलत है, गलत बताता है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, ये उनके लिए उपयोगी है। और अधिगमकर्ता अपनी गति से ही सीखता, अधिगमकर्ता अपनी ही गति से सीखता है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठ पोषण मिलता है यानी फीडबैक देता है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। 43 में बताएं बच्चों। राज बन्ना जी, आज तो बहुत दिन में आए हैं आप, बहुत पता नहीं कहाँ चले गए थे। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या आएगा। राज, मैंने आपका नाम ले लिया। सबके कमेंट सीन हो रहे हैं, जिनके उपयोगी हैं वो दिख रहे हैं, जिनके उपयोगी नहीं है वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ए आंसर होगा। ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है अपनी गति से सीखता है, सही बात है। पोस्ट पोषण भी मिलता है, ये बिल्कुल सही है। सक्रिय भागीदारी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसमें क्या है, सक्रिय नहीं है कि साक्षर अधिगमकर्ता। साक्षर क्या है, साक्षर तो ये है कि भाई देख सके, सुन सके, इतना ही होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीक कहा जाता है, ये कहा आएगा। शिक्षा तकनीक थर्ड, प्रथम शिक्षा तकनीक, द्वितीय शिक्षा तकनीक और तृतीय शिक्षा तकनीक, 3 है। ठीक है, तो शिक्षण मशीन को, शिक्षण व्यूह रचनाओं को, प्रणाली विशेषण को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर आप लोगों का जानना चाहती हूं कि शिक्षा तकनीक किससे कहा गया है, शिक्षा तकनीक। फटाफट से बताएं बच्चों। 44 में आंसर मैं जानना चाहती हूं। सुखराम जी, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, बिल्कुल बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा। 44 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएं। 44 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल चरण स्पर्श। ये भी बच्चे होते हैं, देखो ये भी बच्चे होते हैं। बताएं बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा। शिक्षण मशीन, शिक्षण व्यूह रचनाएं, प्रणाली विशेषण। ये इसका जो आंसर देगा मैं समझूंगी कि हाँ आप लोग थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं।
44 में मशीन शिक्षण व्यूह रचना है, प्रणाली विशेषण। देखो प्रथम तकनीक, द्वितीय तकनीक, तृतीय तकनीक, प्रथम तकनीक, द्वितीय तकनीक, तृतीय तकनीक। तृतीय तकनीक में क्या आया था? अरे भाई प्रणाली विशेषण। क्या आया था? प्रणाली विशेषण आया था। इनपुट आउटपुट ये सारा हमारा किस में चलता है? तृतीय तकनीक के अंतर्गत चलता है। शिक्षण मशीन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? प्रणाली विशेषण आएगा। यहां पर कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की कुंजी, कंप्यूटर की कुंजी जो कीबोर्ड कुंजी होती है उसमें उत्तान कर कितना है? सॉफ्टवेयर है, अनुदेश कूट है, प्रोग्राम है, संचालन है। बताएं बच्चों, तेज सिंह जी बताएं, बताएं यहाँ पर जो कंप्यूटर की कुंजी होती है ना, कुंजी पटल कीबोर्ड जो होता है उसमें उत्तान कर क्या है? सॉफ्टवेयर है, अनुदेश कूट है, प्रोग्राम है, संचालन है। फोर्टी 45 में बताएं बच्चों, 45 का आंसर क्या दे रहे हैं? 45 का आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ जी शिवम जी मिल सकता है, आप कॉल कर लें जो नंबर चल रहे हैं। टेक्निकल टीम अपना काम ही पता नहीं क्यों नहीं कर पाती है ढंग से। आंसर दें यहां पर, आंसर क्या होगा? 45 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारी कंप्यूटर कुंजी होती है ना, कीबोर्ड होता है, वो अनुदेश कूट देता है, यानी कि हम उसमें टाइप करते हैं और वो कूट के रूप में यानी कोड के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 45 में क्या होगा? अनुदेश कूट होगा। अरे जो कीबोर्ड नहीं होता, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड में कुंजी नहीं होती, वो कुंजी में क्या होते हैं? हमारे अक्षर होते हैं, वो कूट होते हैं, कोड होते हैं हमारे, जिनको हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं और वो कार्य करता है हमारे। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर उपागम यानी कि कंप्यूटर अप्रोच जो है हमारी, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? इंटरनेट नहीं है, एक्सेल सीट नहीं है, या सीडी व डीवीडी नहीं है, या प्रिंटेड कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? इंटरनेट नहीं है, एक्सेल सीट नहीं है, सीडी नहीं है, डीवीडी नहीं है, या प्रिंट। इसमें ओनली ये प्रिंट है। बताएं बच्चों, कंप्यूटर उपागम में क्या नहीं है? इंटरनेट तो होता है, सभी लोग जानते हैं इंटरनेट होता है। ठीक है, एक्सेल शीट भी होती है, एक्सेल शीट भी होती है, सीडी व डीवीडी भी होता है। तो फिर बहन क्या नहीं होता है इसमें? बताओ 46 में क्या नहीं होता है? ब्लॉक कर दो लड़की को। रुद्र प्रताप, बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 46 में क्या होगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। ये यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट क्या, बिल्कुल ही उड़ गया है यहाँ पर। तो कंप्यूटर में सारे होते हैं लेकिन एक प्रिंटेड क्या है, ये इसमें आंसर आता, बाकी के सभी पार्ट हैं इसमें। एक डी है जो इसका पार्ट नहीं है। आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। शिक्षा किससे प्रभावित होती है? धार्मिक भावनाओं से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल, प्रोग्रामिंग तथा कंप्यूटर से। बिल्कुल मुकेश जी, हो गया। बता यहाँ पर आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। किससे होती है? धार्मिक भावनाओं से होती है। अरे वो शब्द है प्रयोग, उत्थान की जगह प्रयोग शब्द है, प्रयोग की जगह उत्थान शब्द कर दिया है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं है। वो 44 में यही आंसर था। आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावनाओं से, सामाजिक स्थिति से, ये तो दोनों बेकार ही हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, जितनी स्पीड होगी उतना काम चलेगा, या फिर कंप्यूटर शिक्षण कौशल, प्रोग्रामिंग तथा कंप्यूटर से होती है। अरे कंप्यूटर आईसीटी सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती है। कंप्यूटर शिक्षण कौशल जितना होगा, प्रोग्रामिंग जितनी बढ़िया होगी, उसी हिसाब से कार्य होगा। ठीक है। अरे उत्थान का मतलब कुछ नहीं होता है, उत्थान का मतलब होता है प्रोसेसिंग करना, यानी प्रयोग में लेना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने फेस किया था किसी एग्जाम के तहत, ये उसी एग्जाम में फेस किया था कंप्यूटर वायरस वाले में। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर जॉयस्टिक नहीं है,
मैग्नेटिक टेप नहीं है, मॉनिटर नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। यहाँ पर बताएं बच्चों यहाँ पर क्या आंसर होगा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? जॉयस्टिक तो आप लोग जानते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए हमें जॉयस्टिक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। मैग्नेटिक टेप है, मॉनिटर है, या मैग्नेटिक डिस्क आएगा इसके अंतर्गत? जल्दी बताएं बच्चों क्या आएगा? जॉयस्टिक तो है, इनपुट में आती है, मैग्नेटिक टेप है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? डेफिनेटली मॉनिटर कैसी है? आउटपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन हम लेके आए थे, अगर आप सही से प्रश्नों को ध्यान से देख रहे होंगे, जब आउटपुट डिवाइस वहां पे हमने मॉनिटर बता दिया तो जाहिर सी बात है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा? मॉनिटर ही नहीं होगा। www से तात्पर्य क्या है? www से तात्पर्य क्या है? ये भी क्वेश्चन हम पहले लेके आ चुके हैं कि www से तात्पर्य क्या है? वर्क विद वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव या वर्ल्ड वाइड वेव? बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा? दीदी हमारा नाम लो, आप तो चली गई, आपका नाम नहीं आया। लेकिन बताएं बच्चों यहां पर क्या आंसर होगा? 49 में क्या होगा? 49 में 49 के अंतर्गत क्या आएगा? वर्क विद वेव, वर्ल्ड वाइड वेव या वर्ल्ड वाइड वेव? बताएं बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेव आएगा। क्या आएगा इसमें बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेव आएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो ये क्वेश्चन लेके आए थे हम। डीएनए पद का तात्पर्य क्या है? डीएनए पद का तात्पर्य क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, डिपेंड नेम सर्विस। बताएं बच्चों डीएनए का पद का तात्पर्य क्या होगा? यहाँ पर ये बायो की क्लास नहीं चल रही है, डीएनए का बताएं यहाँ पर क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा या फिर डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डिपेंड नेम सर्वर हो जाएगा। क्या डायलॉग मार रहे हैं, अति सबको परेशान करता है। वाह वाह भयंकर कर दिया। बताएं बच्चों यहां पर क्या आएगा? डीएनए पद का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम हो जाएगा, या डाउनलोडेबल न्यूज सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डिपेंड नेम सर्वर हो जाएगा। बताएं बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा? हाँ, ये जो आएगा इसमें क्या आएगा? डोमेन नेम सिस्टम आएगा। क्या आएगा? डोमेन नेम सिस्टम आएगा। और ये फैक्ट क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत तो इसमें है ही नहीं है। अगला देखो, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? क्या लाभ है बच्चों? हम देख सकते हैं क्या क्या लाभ है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है, ये उच्च कक्षाओं के लिए, और ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। या फिर दीदी हमारा नाम लो, सिंबू दयाल शर्मा। और शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर सहायता अधिगम का लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? बाकी तो है ही है, बताएं। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, क्या ये लाभ है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्या ये लाभ है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, क्या ये है? या भैया शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है? बताएं बच्चों इसके आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दें। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, अपनी गति से सीखता है। आपको तो पता ही है ना कि हम लोगों ने कंप्यूटर अविक्रमित अनुदेशन पढ़ा ही है हमने, और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है? स्वयं की गति। बच्चा कैसे सीखता है? स्वयं की गति से सीखता है। कुछ लोगों ने खत्म, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, पता नहीं कैसे खत्म हो गए इतने जल्दी। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई थी, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सबके लिए कल का दिन बहुत बढ़िया रहे, शुभ रहे, और आप भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। अगर कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे शहर में सफ़र कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से करिएगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि घर में रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रह करके खूब पढ़ाई कीजिए।
और आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे इतना सारा प्रेम करने के लिए। और मैं कोई बात नहीं, मैं घर पे नहीं गई तो क्या है, आप लोग तो हैं यहाँ पर, तो ठीक है, मैंने आप लोगों के मान लिया कि मेरा रक्षाबंधन बन गया। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर और कल रहिए, मज़े करिए आराम से। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट।